नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MS11 हिंदी कहानी की कहानी बायोडाटा विश्लेषण और मूल्यांकन देखने जा रहे हैं। पाठ परिचय की ओर चलते हैं। सन 1980 के पश्चात संपूर्ण विश्व के फलक पर महत्वपूर्ण परिवर्तनों का आरंभ होता है, जिसमें भारत भी अपनी सफलताओं तथा असफलताओं के साथ इस दौर में शामिल रहा है, जिसके अंतर्गत 1947 का द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का नकार, 2002 के गुजरात दंगे, उदारीकरण के नाम पर पूंजीवादी मानसिकता का यथार्थ, पेट्रोलियम स्रोतों पर कब्जा करने की अमेरिकी कोशिश, तीसरे विश्व युद्ध का भय, भारत में तेजी से उभरे मध्य वर्ग का भी शोषक के साथ साथ मिला लेना, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा पूंजीवादी हित पोषण के परिणाम स्वरूप जनता की परेशानियां व्यापक स्तर पर विद्यमान थी। इन सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, परिस्थितियों तथा परिवर्तनों का व्यापक स्तर पर प्रभाव साहित्य पर भी हुआ। सन 80 के पश्चात नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी आंदोलन को असफल मानते हुए अब हिंदी कहानी मुक्ति की राह तलाशने लगे, जिसमें उदय प्रकाश, अखिलेश और पंकज विष्ट जैसे कथाकार रूप एवं विश्व वस्तु दोनों स्तर पर नए नए यथार्थ के विकसित रूप का प्रयोग कर रहे थे, जिसे जादुई यथार्थवाद एवं जटिल यथार्थ के रूप में जाना गया, जिसे उदय प्रकाश के माध्यम से रूसी एवं पश्चिमी साहित्य की अंतःक्रिया के रूप में हिंदी कहानी में देखा गया। अखिलेश भी समकालीन परिवर्तनों पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए सन 80 के दशक में अपनी कहानियों के कारण सामने आने लगे। उनकी कहानियाँ समय एवं सत्य के अनछुए पहलू को गहन संवेदना एवं कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करती है। बाजारवाद, सांप्रदायिकता, दलित प्रश्न, शक्ति संबंध, बेरोजगार जैसे 90 के दशक के भारतीय परिदृश्य अखिलेश की कहानियों का मुख्य विषय बनकर उभरते हैं। लेखक का परिचय। अखिलेश समकालीन कथा परिदृश्य के महत्वपूर्ण कथाकार है, जिनका जन्म 6 जुलाई 1960 को सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील में हुआ तथा यहाँ से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करके इलाहाबाद से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। जगह जगह शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप वहाँ की स्थानीयता ने अपनी विशिष्ट तेवर के साथ अखिलेश की कहानियों में यथाअवसर रूपांतरण प्राप्त किया, जिसमें सुल्तानपुर ने अवध अंचल की अवधी भाषा का प्रभाव उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। आदमी नहीं टूटता, अंधेरा, मुक्ति, श्रापग्रस्त अखिलेश के कहानी संग्रह तथा अन्वेषण और निर्वासन इनके 2 प्रमुख उपन्यास हैं। इसके साथ ही वह जो यथार्थ था अखिलेश की अद्भुत संस्मरणात्मक पुस्तक है, जिसमें अखिलेश कादीपुर कस्बे को याद करते हुए उत्तर आधुनिक के संदर्भ में विधाओं के विलीनीकरण का संदर्भ करते हैं। वर्तमान साहित्य से अपनी संपादन यात्रा का प्रारंभ करते हुए अखिलेश ने तद्भव, माया तथा अतीत जैसी पत्रिकाओं के संपादक तथा उपसंपादक के रूप में कार्य किया। इनमें से तद्भव उनके अधूरे सपनों को पूरा करने वाली बनी। अखिलेश को बनमाली, परिमल, श्रीकांत वर्मा जैसे पुरस्कारों तथा अयोध्या प्रसाद खत्री, इंदु रस्मा शर्मा कथा जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।
नबी का लंबा दशक और अखिलेश की कहानियाँ। नबी के दशक का कालखंड भारतीय संदर्भ में राजसत्ता के बाजारवादी शक्तियों के आगे समर्पण, राजनीतिक एवं सहकारी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता तथा दलित राजनीति के सूचकों के द्वारा पहचाना जाता है, जिसे अखिलेश ने अपनी कहानियों के माध्यम से अत्यंत सजिंदगी से उभारा है। हाकिम तथा जैसी चर्चित कहानी के द्वारा अखिलेश ने नौकरशाह परिवार के ओछेपन तथा नीचता के पर दर परत खोला है, जिसमें बेटे की शादी को भी अवसर अनुकूल व्यवहार में लाकर इसके द्वारा पैसे कमाकर फैक्ट्री लगाने की मसा को उजागर किया है। अगली सदी में प्यार का प्रशासनिक सेवा के राजनीतिक एवं कॉरपोरेटर भ्रष्टाचार के संयोग से उत्पन्न एक चमक तथा ग्लैमर को उत्पन्न करते हुए युवाओं का प्रशासनिक सेवाओं के आकर्षण को इसी तथ्य से संचालित होते हुए कि इसमें भ्रष्टाचार की असीम संभावना है, नायिका दीपा जितेंद्र में दिलचस्पी दिखाने लगती है और इधर जितेंद्र भी नौकरी और ससुराल दोनों से पैसा कमाने का मसा पाले हुए हैं। शापग्रस्त कहानी में कथानायक प्रमोद वर्मा को लोक निर्माण विभाग से कार्यरत रहकर अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार से संतृप्त प्रमोद वर्मा अब ऐसी स्थिति में आ गया है जहां उसकी संवेदनाएं मर चुकी है और उसे सुख तथा दुख का अनुभव भी नहीं होता है। जल मंडरू मध्य कहानी में सहाय जी चिड़ैयाकोट छोड़कर अपने गांव लौटना चाहते हैं, क्योंकि शहर में लगातार बनी हुई दुकानों से उनको घबराहट होने लगी है और उनका यह मानना है कि इतनी दुकानें बनने से चिड़ैयाकोट बर्बाद हो जाएगा तथा बच्चे बूढ़े के लिए खोलने तथा घूमने तक का स्थान नहीं बचेगा। वास्तव इस कहानी के माध्यम से अखिलेश दुकानों यानी बाजारों की पोल खोलते नजर आते हैं, जो मूलतः मनुष्यता का विरोध होता है और नफ़े नुकसान के आधार पर मानवता भी अनदेखा करता है। वो जो यथार्थ था अखिलेश की संस्मरणात्मक कृति है, जिसमें अखिलेश बाजार की भर्त्सना करते हैं। इसमें वजूद कहानी का अंतिम अंश जयप्रकाश के देसी हुनर को बाजार के सम्मुख हो जाने के समाप्त हो जाने को दर्शाता है। वस्तुतः यहाँ बाजार एकाधिक बाद पेंटेटीकरण, बौद्धिक संपदा आदि हथियारों से संपन्न है, जो एक दुधारी तलवार की भांति एक और ज्ञान के लाभों को एक निश्चित वर्ग तक सीमित कर देते हैं, तो दूसरी ओर अपने समुदाय से दूर होकर व्यक्ति के हुनर की उर्वरा शक्ति को भी अंततः नष्ट कर देती है। अखिलेश जयप्रकाश के संदर्भ में एक प्रकार की स्वरलोभ नामक कलात्मक वैज्ञानिक युक्ति का प्रयोग करते हैं, जहां जयप्रकाश की सोच तथा वाणी का तालमेल गड़बड़ा जाता है, जहां मुंह से इनकार का स्वर निकलता है और यहाँ इनकार का तालमेल जयप्रकाश के कर्म से समन्वित होकर वेद महाराज के चीखने से पूर्व जयप्रकाश के खुद के दर्द की चीख के रूप में उसके मुंह से निकलता है। यहाँ जयप्रकाश के माध्यम से लेखक ने बाजार के साथ साथ उसकी सोशल परंपरा पर प्रहार को भी दर्शाया है, जिसके कारण उसके पिता राम बदल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अंधेरा कहानी भारतीय संदर्भ में 90 के दशक में उभरी सांप्रदायिकता को परिलक्षित करती है। इसमें प्रेमरंजन और रेहाना की प्रेम कथा के द्वारा अखिलेश सांप्रदायिक समस्या को भी परत दर परत उभारते चलते हैं। कहानी के पाठ के दौरान तकनीकी एवं सांप्रदायिकता दंगों के दौरान भारतीय पुलिस का एक पक्षीय व्यवहार आदि के समीकरणों को भली भांति देखा व समझा जा सकता है। अंधेरा कहानी में रेहान द्वारा अपने
जान बचाने के लिए जिन हिंदू धर्म के मिथकों का प्रयोग किया जाता है वे दो संस्कृतियों के मध्य मिलने वाले राजनीतिक धरातल पर गहन निहितार्थ को व्यक्त करते हैं। जहाँ एक धर्म की बात को जानना कभी उसके संकट में अपने प्राण बचाने के लिए प्रयुक्त करने को विवश कर देते हैं, तो धर्मों के मध्य बना यह संबंध वास्तव में औपन्यासिक प्रसार की मांग भी करता प्रतीत होता है। ग्रहण अभी अखिलेश की अन्य महत्वपूर्ण कहानी है जो 90 के दशक की फैक्चर राजनीति की पहचान कराती है। इस कहानी के नायक राजकुमार के माध्यम से अखिलेश संपूर्ण दलित जातीयता के स्वतंत्रोत्तर इतिहास की रचना करते हुए दिखते हैं। इसमें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर दलित नेतृत्व भी वही व्यवहार करने लगता है जैसे कि उसके पूर्ववर्ती उनके साथ करते आए हैं। इस कहानी का शिल्प विधान भी लोक कथाओं और मिथकों के साफ गुम्फित होकर महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप यह कहानी लोक कथात्मक, अंत पाठात्मक तथा का सशक्त उदाहरण बनकर उभरती है। इस प्रकार अखिलेश की कहानियों का रचना संसार 90 का लंबा दशक के कालखंड में महत्वपूर्ण भारतीय संदर्भों के रूप में उभरता है। बायोडाटा का कथानक। बायोडाटा अखिलेश की महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें नायक राजदेव मिश्र की कहानी है। राजदेव मिश्र राजनीतिक पार्टी की युवा शाखा का जिला मंत्री है जो प्रदेश अध्यक्ष मोती सिंह की अनुकंपा से प्रदेश सचिव बनने का स्वप्न संजोता है। राजदेव मिश्र का राजनीतिक जीवन में प्रवेश पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए, जहां 23 वर्षीय राजदेव मिश्र अपनी भाभी पर आसक्त था और उसके मुस्कुराने का गलत अर्थ लेते हुए एक दिन भाभी की गोद में जुएं निकलवाने के बहाने लड़ गया और भाभी की घृणा तथा पिता द्वारा लाठियों से पीटने के बाद राजदेव ने कुछ बनकर दिखाने की ठान ली और राजनीति में जिला स्तर का कोई पद प्राप्त न करने तक शादी न करने की घोषणा कर दी। 36 वर्ष की आयु तक पार्टी की युवा शाखा का जिला मंत्री बनने पर बाल झंडे तथा दांतों में पायरिया की समस्या ने उसे घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजदेव शादी की ओर उन्मुख होकर सावित्री को वधू बनाकर घर ले आया और उसके घर में आते ही राजदेव का राजनीतिक जीवन ढावक के सामने सरपट दौड़ने लगा। राजदेव विवाह के बाद अतृप्त काम भावना के कारण पत्नी के प्रेम में इस प्रकार मग्न हो गया कि उसके दोस्तों ने उसके राजनीतिक जीवन की मृत्यु तक की घोषणा करके उसको जोरू का गुलाम बनाकर जीवन यापन की आशंका को विश्वास में बदल दिया। लेकिन यकाक एक दिन राजदेव को बोध हुआ कि असली जीवन संगिनी तो राजनीति है, बाकी सब जीवन संगिनी रखेल है। इसलिए वो अब राजनीतिक जीवन को ही अपने संगिनी बनाकर उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा। इसके फलस्वरूप राजदेव पत्नी सावित्री को घोर अपेक्षा करने लगा और सावित्री के गर्भवती होने पर अपनी आर्थिक सीमाओं को व्यवहारिकता का नाम देकर उसे उसके माता पिता के यहाँ भेज दिया। सावित्री द्वारा कई पत्र तथा तार भेजने पर भी राजदेव उसके पत्रों की घोर अपेक्षा करके उसे चिंदी चिंदी कर उस पर पेशाब कर देता था, क्योंकि वो अब मोती सिंह के साथ प्रदेश सचिव बनने के लिए दिल्ली जा रहा था। अपने विश्वास पात्र चेले को एक पत्र लिखकर राजदेव सावित्री के पास भेजता है कि कोई खुशखबरी हो तो बना, तथा मैं सदा तुम पर जानिछावर करता हूँ। और पत्र देकर पौन घंटा पूर्व ही स्टेशन जा पहुँचता है, जहाँ मोती सिंह से पहले उसका वही चेला जो सावित्री के पास पत्र लेकर गया था आ पहुँचता है और एक दुखद समाचार देता है कि सावित्री एक असामान्य संतान की माँ बन गई है, जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है। और उसे देखकर ऐसा लगता था मानो मूर्ति ने ढेर सारा
बलगम थुका हो। उसमें जीवन के चिन्ह नहीं थे, वह बस जीवन की परछाई थे। राजदीप को चेले के आगमन के बाद मोती सिंह आते हुए दिखाई देते हैं और वो चेले को फिर सावित्री के पास यह कहकर भेज देता है कि कोई खास बात हो तो यहाँ और दिल्ली के पते पर फौरन तार कर देना। वस्तुतः राजदीप के लिए प्रदेश सचिव बनना परिवार तथा संतान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वो मोती सिंह के साथ ऐसी डिब्बे में बैठा सोचता है कि यदि दुर्भाग्यवश बीवी और बच्चे दोनों मर जाते हैं तो वो अपनी बायोडाटा में जोड़ेगा कि पब्लिक सेवा में तथा पार्टी की खिदमत में उसकी गृहस्थी तबाह हो गई और परिवार उजड़ गया। और यदि यह सब नहीं होता तो कुशलता का तार मिलता है, वह उसे अलग कर देगा। मुक्ति, ऊसर एवं बायोडाटा की कथा यात्री। अखिलेश की कहानियों की मुक्ति, ऊसर तथा बायोडाटा की लघु यात्री भारतीय युवा वर्ग एवं मुख्य धारा की राजनीति की अंत्यक्रिया को समझने में पूर्णतः सहायक सिद्ध होती है। सुभाष चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव और राजदीप मिश्र, ये तीन के नायक आपातकालोत्तर उत्तर भारतीय युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पर्याप्त भिन्नता होने पर भी एक अंतसूत्र इन्हें बांधे भी रखता है। वही है कि तीनों यदि भी किसी पारिवारिक घटना के कारण राजनीति में पदार्पण करने का प्रण लेते हैं, तथापि ये राजनीति को अंत में प्राथमिकता देकर मुख्य धारा के रूप में उसे स्वीकार करते हुए एकदम सहज हो जाते हैं, मानो उन जैसे का एकमात्र विकल्प राजनीति ही हो। यदि भी पारिवारिक घटनाएं इन नायकों के राजनीति में चले जाने की पृष्ठभूमि में अवश्य विद्यमान है, तथापि ये घटनाएं केवल कहानी के रूप संरचना को रोचक एवं पठनीय बनाने का कार्य ही करती है, क्योंकि इन तीनों को राजनीति में ही प्रवेश कराना कथाकार का मुख्य उद्देश्य था। मुक्ति, ऊसर तथा बायोडाटा के प्रकाशन क्रम के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी प्रतिरोध और विकल्प की राजनीति का स्वप्न अभी भी जीवित था। ऐसे में तत्कालिक परिस्थिति में विवश होकर सुभाष राजनीतिज्ञ के हाथ इस्तेमाल होते हैं और अंततः वैकल्पिक राजनीति में ही अपनी मुक्ति का मार्ग तलाशता है, किंतु बाद का समय बदलने पर चंद्र प्रकाश के लिए वैकल्पिक राजनीति का मार्ग भी नहीं बचता और हाई कमान से आए हुए सलाहकार से मिलने का स्वप्न पाले चंद्र प्रकाश कमजोर क्षण में परिवार को याद करते हुए स्वयं को नेतागिरी के शौक को दिखाने लगता है। वही राजदीप प्रदेश सचिव बनने की सहायता में प्रसूता पत्नी तथा अविकसित संतान को उन्हीं के हाल पर छोड़कर मोती सिंह के साथ दिल्ली के लिए हाईकमान को खुश करने के लिए रवाना हो जाता है। वास्तव में इन तीनों कहानियों में परिवार एवं पारिवारिक मूल्यों का यह अधोविकास एक अंतपाठात्मक का निर्माण करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की समकालीन परिणति की भयावह एवं दुखद चिंताधारा को अभिव्यक्त करता है। बायोडाटा को समझना। अखिलेश की कहानी बायोडाटा युवा राजनीति में बढ़ते जा रहे लंपट तत्वों की कहानी है, जिसका कथानायक राजदीप मिश्र सत्ताधारी दल की युवा शाखा का जिला मंत्री है, जो 36 वर्ष का होने पर सावित्री से विवाह करता है और मोती सिंह के प्रयास के परिणाम स्वरूप प्रदेश सचिव की पोस्ट प्राप्त करने को ललायत है। राजदीप के लिए राजनीति केवल सुख की सर्वोत्तम मलाई है, जिसे प्राप्त करने हेतु वह लगातार प्रयास करता रहता है। बायोडाटा एक प्रकार से आपातकालोत्तर युवा राजनीति का स्मृति ग्रंथ है, जिसमें प्रतिबद्धता निषिद्ध मूल्य है, वो चाहे व्यक्ति, सिद्धांत या परिवार के प्रति ही क्यों न हो। राजदीप मोती सिंह के माध्यम से प्रदेश सचिव का पद प्राप्त करने का अभिलाषी है। मोती सिंह के प्रति राजदीप का जो व्यवहार है वो भी उमर के कथा नायक चंद्र प्रकाश के समान ही अपने संरक्षक जैसा प्रतीत होता है। इसी आधार पर हम बायोडाटा को ऊसर की उत्तर कथा भी मान सकते हैं। अखिलेश बायोडाटा
में स्वप्न विधि को अपनाते हुए कहानी में एक लोक कथा जैसे रस भर देते हैं। राजदेव की घरेलू पारिवारिक स्थिति के अंतर्गत भाभी से छिचोरी हरकत करने के कारण उसे मार पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप उसने राजनीति का दामन पकड़ा था और सावित्री से विवाह के बाद भी वो एक मुग्ध पति के रूप में सामने आता है और देवर भाभी के संबंध के हास परिहास के विभिन्न रंग भी इस कहानी में यथास्थान देखने को मिलते हैं। सावित्री के प्रति राजदेव की काम जनित लगाव अधिक समय तक नहीं चल पाता है और सावित्री को प्रसव के लिए आर्थिक परिस्थिति के विपरीत होने का कारण मेके जाने पड़ता है, जहां वो एक अल्प विकसित संतान की माता बनती है। अल्प विकसित होने पर भी यह संतान मरती नहीं और अदृश्य नली से माँ का बूंद बूंद रक्त पीकर ताज़ा दम और ललछूह हो रहती है और माँ एकदम कमजोर और अचेत होती जा रही थी। वास्तव में संतान की यह चेतना एवं सावित्री की मूर्छा का संबंध एक रूपक के रूप में उजागर होता है, जहाँ लंपट एवं भ्रष्ट राजनीति एवं भारतीय आम जनता का संयोग भ्रष्टाचार के रूप में फलवान हो रहा है, जिसके पुष्ट होते जाने से आम जनता की दुष्वारियाँ लगातार बढ़ती जाती है। अखिलेश इस कहानी में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत रूपक के माध्यम में समासोक्ति की व्यंजना करते हैं, जहाँ सावित्री प्रसव के बाद जीवन हेतु संघर्ष कर रही है और उसी समय राजदेव दिल्ली जा रहा है, जिसके हाथ में मोती सिंह का दिया हुआ रसवान संतरा है। एक और संतान किसी अदृश्य नली से माँ का खून पी रही है, तो दूसरी और पिता के हाथ में एक रसावान फल का होना सन 80 के बाद के राजनीतिक स्तर के अवमूल्यन को दर्शाता है। अखिलेश ने बायोडाटा के माध्यम से नई राजनीतिक युक्तियाँ गढ़ी हैं, जैसे सुख की सर्वोत्तम मलाई राजनीति के दूध में पड़ती है। हम लोगों के लिए राजनीति जीवन संगिनी है और जीवन संगिनी रखेल। इस युक्तियों के माध्यम से कहानीकार के भाषा में एक अतिरिक्त चमक पैदा की है। बायोडाटा की भाषा अवसर अनुकूल करुणा से भरी हुई तथा एक खिलदंडपन लिए हुए है तथा इसमें लोक कथाओं से गढ़ी हुई स्वाभाविक का प्रयोग भी अनेक मार्मिक पक्षों के उद्घाटन में सहायक सिद्ध हुआ है। शीर्षक की सार्थकता। बायोडाटा का प्रयोग मुख्यतः किसी नौकरी के आवेदन हेतु तैयार किया जाता है, किंतु अखिलेश की कहानी बायोडाटा राजनीति को ही एक रोजगार के रूप में दर्शाती है, जहां बायोडाटा केवल सूचनाओं के सहमेल के रूप में सामने आया है। जैसे वो अपनी युक्ति पर गदगद था और सोच चुका था कि टिकट के लिए बायोडाटा में जोर देगा कि विपदा की मारी एक लड़की को बिना दान दहेज अपना बनाकर सेवा की तथा उसने निश्चय किया कि यदि ऐसा हुआ तो अपने बायोडाटा में जोड़ेगा। पब्लिक की सेवा में पार्टी की खिदमत में गृहस्थ तबाह हो गई, परिवार उजड़ गया। इस कहानी के ये अंश राजनीति के व्यंग्यार्थ को उजागर करता है। कॉरपोरेट प्रबंधकीय नुस्खों को राजनीति दलों के प्रबंधन को वास्तविकता को उजागर करने की अभिशप्त है, जिसे एक बड़मना भी माना जा सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बायोडाटा पाठ को यहाँ पर समाप्त करते हैं कहानी को। हाँ, कहीं कहीं सच है कि राजनीति में जाते जाते लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं और कहीं कहीं इतने भी अच्छे लोग होते हैं कि राजनीति के साथ साथ अपने सत्य निष्ठा के साथ परिवार को लेकर आगे चलते हैं, जहाँ पर केवल सरलता रहती है, सत्यता रहती है और निष्ठा रहती है और अपने कर्तव्य बोध रहता है। तो इस तरह से बायोडाटा यहाँ पर समाप्त होती है। आप इसे पढ़िए, अपनी परीक्षा के लिए प्रयोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।